हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज वापस से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक पे एक सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। आज जो सम्स सॉल्व करेंगे ये एक कॉम्पैक्ट सम्स है। ये एक मास्टर प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं। ये हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल कोर्सेज एंड मास्टर्स के लिए है। ये सम्स आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है और साथ ही साथ ये सम्स में आपको प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन, साइड बाय साइड डिबेंचर का रिडेम्पशन, इसके अलावा स्टॉक का जो अंडर वैल्यूएशन हो रहा है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक चीज और, इससे पहले भी हम इस टॉपिक के ऊपर 3 क्लासेस कर चुके हैं। जो लोग शुरू से नहीं किए हैं वो लोग लाइन बाय लाइन आप लोग देखिए तो आपको समझ में आएगा। पहला क्लास में मैंने, पहला पार्ट में यानी पहला वीडियो में मैंने फॉर्मूला को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। हर वीडियो में तो फॉर्मूला एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लास काफी लेंथी हो जाएगा। तो चलिए, अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम्स मैंने सिलेक्ट किया है। ये है वो सम्स। द बैलेंस शीट ऑफ स्टेडी ग्रोथ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011 एंड 31st March 2012 आर एज फॉलो। ये एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 10-11 और 11-12 का है। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिबेंचर्स, इधर थोड़ा आगे पीछे हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आई थिंक सो होगा 4,80,000 और 5,20,000। ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का अमाउंट होगा या तो ट्रेड पेबल का अमाउंट होगा, देख लेते हैं। अदर करेंट लायबिलिटी 4,80,000, 5,00,000। एसेट में टेंजिबल एसेट, इधर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करेंट एसेट दे दिया है। ठीक है, नोट में देखते हैं क्या क्या दिया है। शेयर कैपिटल 2 तरह का दिया है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व सरप्लस में 4 चीज दिया है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अदर करेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसके लिए तो लेजर खोलना पड़ता है, अनपेड डिविडेंड दिया है। ठीक है, इधर में फिक्स्ड एसेट दिया और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेस किया, यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड में सम्स बनेगा। ठीक है, इधर बता रहा है कंपनी एक फिक्स्ड एसेट बेचा है, 1 लाख में बेचा है। एसेट का कॉस्ट प्राइस था 2 लाख और उसका डिप्रिसिएशन हो चुका था 80,000 रुपीज, उसका डिप्रिसिएशन हो चुका था। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 विच वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट को बेचा है और वो पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। इन्वेस्टमेंट में अमाउंट था क्या, चेक कर ले। हाँ, इन्वेस्टमेंट में अमाउंट था। इन्वेस्टमेंट का लेजर भी खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को रिडीम करना है 5% प्रीमियम में। ठीक है, कंपनी अपना स्टॉक का वैल्यूएशन किया था प्रीवियसली। पहले कंपनी का प्रैक्टिस था वाज टू वैल्यू द स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। कंपनी पहले क्या करता था, स्टॉक का ओरिजिनल प्राइस शो नहीं करता था, जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 10% कम शो करता था, यानी यहां अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ है। द स्टॉक अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑन 31st March 2011, ओपनिंग डेट का स्टॉक था 2,16,000, ये अंडर वैल्यूड हो गया है। क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख था, बोल रहा है वो करेक्टली वैल्यू हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टॉक का जो काम करेंगे, स्टॉक का एक लेजर खोल लेंगे हम लोग, उसी के संग हम लोग काम करेंगे। और स्टॉक देखिए यहां पर अलग से नहीं बताया, इन्वेंट्री के अंदर देखिए अलग से नहीं बताया है। तो स्टॉक का काम हम लोग, अगर इन्वेंट्री बता देता तो उसी के संग उसी का लेजर खोल लेते। अब तब स्टॉक का पैसा गया कहां, अदर करेंट एसेट के अंदर वो पैसा है ऐसा मान लेंगे, क्योंकि करेंट एसेट में सारा चीज आ जाता है। तो कैश बैंक के अलावा अदर करेंट एसेट दे रहा है, इसका मतलब इसके अंदर स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, सब चीज का पैसा है। अच्छा, अब आ गया ट्रेड पेबल। ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं 4,80,000 एंड 5,20,000,
ये थोड़ा सा अमाउंट ऊपर चला गया है, ये ट्रेड पेबल का अमाउंट होगा 4,80,000 और 5,20,000। एक बार मैं फिर भी कंफर्म हो लेता हूं, 1 मिनट। हाँ, ये जो अमाउंट है ये आपका ट्रेड पेबल का अमाउंट है 4,80,000 और 5,20,000। ये थोड़ा ऊपर चला गया है, एक मिनट जरा एरो डाल दें इसको। अच्छा, काट के उसके सामने लिख देते हैं। ट्रेड पेबल के सामने होगा ये 4,80,000, 5,20,000। तो फॉर्मेट कैसे ड्रॉ किया जाता है, कितना जगह रखा जाता है, वो मैं आप लोगों को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों पार्ट में मैं बताया था कि किसके लिए कितना जगह रखना है। तो उसमें और मैं नहीं जा रहा हूं। लेजर मुझे क्या क्या बनाना है पहले वो देख लेते हैं। लेजर में देखिए, मुझे दोनों इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दोनों का हम लोग लेजर बनाएंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम होगा उसका पैसा इक्विटी शेयर से, इक्विटी शेयर इशू करके उसका जुगाड़ होता है, और इक्विटी शेयर इशू हुआ भी है, 12 लाख से 16 लाख हो गया है। चलिए लेजर, पहला लेजर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा लेजर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, इसके बाद हो गया कैपिटल रिजर्व का लेजर बनेगा, जनरल रिजर्व का लेजर बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर नहीं बनता है, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व का लेजर बनेगा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट, इसके बाद प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का भी लेजर बनेगा, ये दोनों का भी लेजर बनेगा। अनपेड डिविडेंड का काम प्रोपोज डिविडेंड के साथ हो जाता है। proposed dividend account, provision for taxation account, provision for taxation account, next फिक्स्ड एसेट का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, नेक्स्ट और स्टॉक का भी एक अकाउंट। स्टॉक का यहां पर अदर करेंट एसेट के संग उसको हम लोग डील कर लेंगे। अदर करेंट एसेट का भी एक अकाउंट बना लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि स्टॉक का पैसा अदर करेंट एसेट के अंदर है, और नहीं तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अदर करेंट एसेट से हम लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का पैसा निकाल लेते हैं, निकाल के फिर स्टॉक के लिए अलग से अकाउंट बना लेते हैं। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन
अदर करेंट एसेट दे दिया है तो हम लोग मान लेते हैं कि उसके अंदर स्टॉक है, क्योंकि आप सोच के देखिए कैश एंड बैंक का पैसा दिया है, ट्रेड रिसीवेबल का पैसा, इन्वेंट्री का पैसा नहीं दिया है, तो बिना ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री का तो सम्स बनेगा नहीं, ऐसे बिजनेस होता भी नहीं है। तो यानी अदर करेंट एसेट के अंदर उसका पैसा ऑलरेडी है, अदर करेंट एसेट अकाउंट। चलिए अब हम लोग को एक एक करके सब जानना है। स्टार्ट करते हैं शुरू से। शेयर कैपिटल, इसका तो नोट है, नोट 1 16 लाख और 18 लाख 80। देखिए शेयर कैपिटल का ओपनिंग अमाउंट 12 लाख, क्लोजिंग अमाउंट 16 लाख। ओपनिंग अमाउंट 12 लाख, क्लोजिंग अमाउंट 16 लाख। बाई बैलेंस बीडी 12 लाख रुपीस। टू बैलेंस सीडी, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी होगा, बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है 4 लाख एंड 2,80,000। 4 लाख 2,80,000। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व ओपनिंग है नील, क्लोजिंग है 40,000। जनरल रिजर्व ओपनिंग 6,80,000, क्लोजिंग है 8 लाख। तो कैपिटल रिजर्व ओपनिंग नील, क्लोजिंग 40,000 और 6,80,000 और 8 लाख जनरल रिजर्व का पैसा। बाई बैलेंस बीडी नील, टू बैलेंस सीडी 40,000। बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी 6,80,000 and 8 lakh। 6,80,000 ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का, क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख। देखिए कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था नील, क्लोजिंग बैलेंस 40,000 डाल दिए। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 6,80,000, क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस 2,40,000, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट का पैसा पता चलता है। 2,40,000 से 3 लाख हो गया, 60,000 रुपया का चेंज है, इंक्रीज हुआ है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट पार्ट ए में सबसे पहले आता है, 60,000 रुपया नेट प्रॉफिट है ये। नेक्स्ट 60,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है, ये भी हो गया हम लोग का। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये फिक्टिशियस एसेट है, ओपनिंग था 80 और क्लोजिंग हो गया 40, यानी घट गया। प्रिलिमिनरी 40,000 घट गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस घट जाने का मतलब होता है रिटेन ऑफ। कहां आता है? ये पीएल का डेबिट में आता है। इसका मतलब ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ पीएल का डेबिट में आता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऐड होगा पार्ट ए में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ, $40,000। बैलेंस शीट का आइटम एक ही बार आता है। हो गया यहां पर रिजर्व सरप्लस कंप्लीट। इधर देखिए हम लोग अभी रिजर्व सरप्लस का नोट में थे, रिजर्व सरप्लस हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आता है 9% डिबेंचर 4 लाख एंड 2,80,000। तो इसके लिए लेजर लगेगा, इसका रिडेम्पशन करना है। 9% डिबेंचर अकाउंट, इसका लेजर लगेगा, रिडेम्पशन करना है। ओपनिंग बैलेंस कितना देखे थे? 4 लाख देखे थे शायद, एक बार कंफर्म हो लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस देखे थे 2,80,000।
एक बार कंफर्म हो लेते हैं। ₹4 लाख एंड 2 लाख 80 सही है। ट्रेड पेएबल 4 लाख 80 से 5 लाख 20 हो गया। ट्रेड पेएबल करेंट लाइबिलिटी है। करेंट लाइबिलिटी का इंक्रीज पार्ट ए में ऐड होता है। करेंट लाइबिलिटी का इंक्रीज पार्ट ए में ऐड होता है। 4 लाख 80 से 5 लाख 20 हो गया तो 40,000 का इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी में आएगा। ट्रेड पेएबल का इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल कितना इंक्रीज हो रहा है? 40,000 रुपया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 40,000 रुपया। नेक्स्ट, इसके बाद है अदर करेंट लायबिलिटी तो नहीं है ये, हाँ दिखा रहा है 3 नंबर नोट। एक्चुअली वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होना चाहिए, जो भी है नोट में चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। ये देखिए, प्रोपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अदर करेंट लायबिलिटी में था। दोनों का लेजर खोलना पड़ा है, पहले भी बताए हैं कि ये दो नाम रहा तो इसका लेजर खोलना पड़ेगा। प्रोपोज डिविडेंड ओपनिंग है 1,20,000, क्लोजिंग है 1,44,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ओपनिंग 3,60,000, क्लोजिंग 3,40,000। चलिए जाके डालते हैं प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पैसा। इसका लेजर खोले हैं हम लोग। बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। देखते हैं अब पैसा कितना था। पैसा देखिए 1,20,000 1,44,000 प्रोपोज डिविडेंड का 1,20,000 1,44,000 1,20,000 1,44,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर देख लीजिए, पैसा देख लीजिए 3,60,000 एंड 3,40,000, 3,60,000 एंड 3,40,000, 3,60,000 3,40,000। नेक्स्ट था अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड बैलेंस शीट का आइटम एक ही बार आएगा। कहां आएगा? प्रोपोज डिविडेंड का डेबिट साइड में आएगा। मतलब जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो कुछ शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड का पैसा लेने नहीं आया है, उसी को कहते हैं अनक्लेम डिविडेंड। बाद में लेगा वो। अमाउंट देख लीजिए कितना था अनक्लेम डिविडेंड का अमाउंट, एकदम लास्ट में है, देखिए 16,000 रुपया था अनक्लेम डिविडेंड का अमाउंट, 16,000 रुपीज। अनपेड अनक्लेम डिविडेंड दोनों सेम, 16,000 रुपये। अच्छा, अनपेड लिखा है तो हम लोग अनपेड ही लिख देते हैं, जो नाम दिया वही नाम लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अनपेड डिविडेंड यानी डिविडेंड पेमेंट नहीं हुआ है, लायबिलिटी है ये, अनपेड डिविडेंड। चलिए यहां तक हो गया हम लोग का, यानी हम लोग का लायबिलिटी पूरा कंप्लीट। एसेट में टेंजिबल एसेट 22,80,000 और 26,40,000 नोट है इसका। देखिए 22,80,000 26,40,000 बैलेंस शीट में दिख रहा है। बैलेंस शीट का आइटम एक ही बार बैठता है। फिक्स्ड एसेट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दोनों का हम लोग लेजर खोले हैं। इसका ओपनिंग है 32 लाख, क्लोजिंग है 38 लाख। माइनस करके प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का पैसा माइनस करके इसका आया 22,80,000, इसका आया 26,40,000। पहले फिक्स्ड एसेट का अमाउंट डालते हैं 32 लाख एंड 38 लाख। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाता है 32 लाख, बाई बैलेंस सीडी 38 लाख। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। $9,20,000 $11,60,000, 9,20,000 $11,60,000। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, एसेट का काम हो गया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का भी हम लोग को लेजर लगेगा, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट था 4 लाख एंड 3,20,000। देखते हैं इन्वेस्टमेंट का लेजर हम लोग बनाए हैं कि नहीं। इन्वेस्टमेंट का एक लेजर लगेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, टू बैलेंस बीडी 4 लाख देखा था शायद, एक बार कंफर्म हो लेंगे हम। बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी शायद 3,20,000 या ऐसा कुछ देखा था मैंने, एक बार कंफर्म हो लेते। 4 लाख एंड 3,20,000 सही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसा कि पहले बताया था, एकदम लास्ट में डालेंगे, सब कुछ हो जाने के बाद एकदम लास्ट में, ये देखिए एकदम लास्ट में डालेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आंसर आएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये हमारा ओपनिंग डालेंगे तो ये मेरा क्लोजिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। अदर करेंट एसेट 11,10,000, 13,10,000, इसका लेजर खोलें, वो जो इसमें स्टॉक का काम होगा 11,10,000 और 13,10,000। तो चलिए अदर करेंट एसेट में आ जाइए। अदर करेंट एसेट, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 11,10,000, 11,10,000। बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 13,10,000, 13,10,000। चलिए बैलेंस शीट का देखिए, सारा पोस्टिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पैसा लास्ट में डालेंगे, ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 10,000। नोट नंबर 1 का भी सारा लेजर खोल के हमने डाल दिया है, नोट नंबर 2 का भी हमने डाल दिया है, नोट नंबर 3 का भी डाल दिया है, नोट नंबर 4 का भी डाल दिया है। पहला एडजस्टमेंट, कंपनी एक फिक्स्ड एसेट बेचा है, 1 लाख में बेचा है, उसका कॉस्ट प्राइस था 2 लाख और उसका डिप्रिशिएशन हो चुका है 80,000। इसके लिए वर्किंग लगता है, तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ, नंबरिंग आप वर्किंग का अपने हिसाब से डालिएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ, ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट, जो एसेट बेचा है उसका कीमत था 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपया, लेस उसका डिप्रीशिएशन बोल रहा है 80,000 हो चुका है, डिप्रीशिएशन 80,000 माइनस हो गया। WDV आ गया, बुक वैल्यू 1,20,000 रुपया, ये हो गया WDV। सेल हुआ कितना में, सेल हुआ 1 लाख में, तो 20,000 का लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल। अब ऐसा ट्रांजैक्शन हम लोग पहले भी किए हैं, तो देख लीजिए फिर से। एक फिक्स्ड एसेट बेचा है 1 लाख में, उसका कॉस्ट प्राइस था 2 लाख, उसका डिप्रीशिएशन हो चुका है 80,000 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, का प्रॉफिट लॉस पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ा। अब पहले भी मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले आप सेल को डालिए नंबर 1, नंबर 2 में ये लॉस का डालिए, नंबर 3 में इसका डिप्रीशिएशन डालिए, इस एसेट का जितना डिप्रीशिएशन हुआ है। सेल का एंट्री 2 बार जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। फिक्स्ड एसेट सेल हो रहा है 1 लाख में, फिक्स्ड एसेट का सेल पार्ट बी में ऐड होता था, फॉर्मूला में दिखा दूं पहले, ये देखिए पार्ट बी में ऐड होता है फिक्स्ड एसेट का सेल। चलिए पार्ट बी में ऐड करेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कितना में सेल हुआ 1 लाख में। और एक बार बैठेगा, जनरल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का हम लोग लेजर ड्रॉ किए हैं, तो फिक्स्ड एसेट में होगा बाई बैंक अकाउंट। 2 बार इसका ट्रांजेक्शन हो गया, 1 लाख रुपया। सेकंड क्या डालेंगे, इसका लॉस का पैसा डालेंगे, ये देखिए सेकंड डालेंगे इसका लॉस का अमाउंट। लॉस का अमाउंट कितना है 20,000 रुपया, 20,000 रुपीज, ये रहा, ये है लॉस का अमाउंट। लॉस होगा तो फिक्स्ड एसेट का क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट होगा तो डेबिट में आएगा। लॉस हुआ है
फिक्स्ड एसेट का क्रेडिट में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितना का लॉस हुआ है, 20,000 का लॉस हुआ है। लॉस होगा तो क्रेडिट, प्रॉफिट होगा तो एसेट का डेबिट। और एक बार बैठेगा, ये पीएल का डेबिट में आता है, यानी ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। ये देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये, यानी पार्ट ए में ये नेट प्रॉफिट के संग ऐड हो जाएगा। ये रहा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20,000 रुपीज। नेक्स्ट थर्ड एंट्री हम लोग क्या डालेंगे, थर्ड एंट्री हम लोग डालेंगे वो जो डिप्रिशिएशन हुआ है, जो एसेट सेल कर दिया उसका 80,000 का डिप्रिशिएशन हुआ है। ये भी 2 बार जाएगा। जब कोई एसेट सेल हो जाता है उसका जो लाइफ टाइम डिप्रिशिएशन होता है वो प्रोविजन अकाउंट से निकाल के एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। प्रोविजन अकाउंट से निकाल के एसेट में ट्रांसफर करते हैं, हम लोग पहले भी किए हैं। तो चलिए प्रोविजन अकाउंट का डेबिट में आ जाइए, लिखिए टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 80,000। ये डिप्रिशिएशन है उस एसेट का जो सेल हो गया। आप लिख दीजिए डिप्रिशिएशन ऑफ एसेट सोल्ड। और एक बार ये कहां जाएगा, और एक बार जाएगा ये फिक्स्ड एसेट का क्रेडिट साइड में। फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर हो रहा है ये पैसा, प्रोविजन अकाउंट से निकाल के फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा कब करते हैं, ऐसा प्रोविजन मेथड में करते हैं। और जब एसेट सेल होता है तो उस एसेट का जो लाइफ टाइम डिप्रिशिएशन है वो ट्रांसफर किया जाता है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको निकाल के एसेट अकाउंट में भेज दो। प्रोविजन का डेबिट में टू फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड एसेट का क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट 80,000 रुपये। ये हो गया आपका सारा ट्रांजैक्शन इसका कंप्लीट, यानी एडजस्टमेंट नंबर 1 हम लोग का हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 2, डिप्रिशिएशन करना है सारे फिक्स्ड एसेट का 3,20,000। डिप्रिशिएशन का जर्नल एंट्री क्या है, लिखना नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये जर्नल एंट्री है। लेकिन प्रोविजन मेथड में ये नहीं होता है। प्रोविजन मेथड में जर्नल एंट्री क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट, ये होता है जर्नल एंट्री जब हम लोग प्रोविजन मेथड फॉलो करते हैं। तो 3,20,000 का करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन करना है सभी एसेट का इकट्ठा। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन नाम का लेजर खोले हैं हम लोग। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में चले आइए, आके लिखिए बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट। ये करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन है 3,20,000 रुपीज, 3,20,000 रुपया। ये करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन है 3,20,000 रुपया। ये और एक बार कहां जाएगा, ये पीएल का डेबिट में जाता है, यानी ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। ये देखिए डिप्रिशिएशन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आता है, यानी ये नेट प्रॉफिट के संग ऐड होगा। पार्ट ए में स्टार्टिंग में ये नेट प्रॉफिट के संग ऐड होगा। ये रहा डिप्रिशिएशन 3,20,000 रुपीज, 3,20,000 रुपया। तो ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। ये था 2 नंबर। 3 नंबर, कंपनी इन्वेस्टमेंट बेचा है, कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट किया है 40,000। प्रॉफिट को कहां डाल दिया है, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। चलिए हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व का लेजर खोला हुआ है। कैपिटल रिजर्व में आ जाइए, लिखिए बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट हुआ है 40,000 रुपया, वो इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल रिजर्व को बंद करने से भी आपका पता चल जा रहा है। ये देखिए 40,000 का टोटल है, माइनस करने से बैलेंस यहां 40,000 आ रहा है।
ये क्या चीज का आया, ये इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट जो पीएल में जाना चाहिए ये लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। तो इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहां लिख दीजिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, 40,000 रुपया। या और एक बार जाएगा, हर एडजस्टमेंट 2 बार जाता है। कैपिटल रिजर्व में बाय इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, टू कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट में टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन में लिख दीजिए, ये एक्चुअली जाना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस में, बट ये लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल 40,000 रुपये। ये एडजस्टमेंट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगला एडजस्टमेंट में चलते हैं। 4 नंबर, डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर दोनों रिडीम होगा 5% में। एक एक करके करते हैं, पहले डिबेंचर का काम करते हैं। डिबेंचर का हम लोगों ने लेजर खोला है, पहले अमाउंट देखते हैं तो कितना रिडीम हुआ पता चलेगा। ये देखिए, डिबेंचर शुरू में था 4 लाख, ओपनिंग अमाउंट 4 लाख, क्लोजिंग अमाउंट कितना है 2,80,000। तो यहाँ डिफरेंस कितना का हो गया, 1,20,000 का डिफरेंस हो गया। बढ़ गया या घट गया, घट गया, यानी चुकाया है पैसा। 1,20,000 का रिडेम्पशन हुआ है और प्रीमियम में रिडेम्पशन हुआ है, 5% प्रीमियम में रिडेम्पशन हुआ। ये देखिए यहाँ बोला है। तो चलिए हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन का जर्नल एंट्री डालते हैं। अगला वर्किंग नाम दीजिए, ये वर्किंग शो करना पड़ेगा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये भी वर्किंग आपको शो करना है। ये जो प्रॉफिट लॉस निकाले हैं ये वर्किंग भी आपको शो करना है। और ये वर्किंग, ये जर्नल एंट्री हम जस्ट प्रोविजन का शो किए थे, ये शो नहीं करना है, ये नॉलेज के लिए बताए थे। और ये वर्किंग भी शो करना है। डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं। डिबेंचर कितना परसेंट था, डिबेंचर था 9%। ये देखिए 9% डिबेंचर था, इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, दे रहे हैं बाद में। तो जर्नल एंट्री डालिए, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर का कितना डिफरेंस था फिर से आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए 4 लाख से 2,80,000 हो गया था, 4 लाख से 2,80,000, 1,20,000 रिडेम्पशन हुआ था, 1,20,000 रुपया। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम देना है 5%, तो 6,000 हो गया। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डायरेक्ट हम बैंक के थ्रू भी हम लोग डाल सकते हैं इसको। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 1,26,000, डायरेक्ट हम लोग यहां पर बैंक के थ्रू भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री, होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं। डिबेंचर होल्डर अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट भी हम लोग डाल सकते थे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,26,000, जितना आपको पेमेंट करना है, टू बैंक अकाउंट 1,26,000। ये देखिए, ये जो डिबेंचर होल्डर को मैंने क्रेडिट किया पहला वाला में, यहां पर वो डेबिट होके कैंसिल हो गया। तो डायरेक्ट यहां पर ये दोनों जब कैंसिल हो गया, क्रेडिट और डेबिट, तो डायरेक्ट हम यहां पर टू बैंक डाल सकते थे। मैंने दिखा दिया डिटेल एंट्री। लास्ट, ये जो प्रीमियम का पैसा है ये जनरल रिजर्व से एडजस्ट होता है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि जनरल रिजर्व का लेजर भी खोले हैं हम लोग। अगर जनरल रिजर्व नहीं रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में जाता, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में जाता। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, पैसा आपका 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज। अब इसका पोस्टिंग लेंगे हम लोग। याद रखिए ये वाला कैंसिल हो गया है, तो डिबेंचर का डेबिट साइड में ध्यान दीजिए, डिबेंचर अकाउंट का लेजर खोले हैं, डिबेंचर का डेबिट साइड में चलिए, डिबेंचर का डेबिट में डालिए 9% डिबेंचर का डेबिट में। टू
बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 1,20,000 प्लस 6,000 जो है वो प्रीमियम का अमाउंट है, मतलब टोटल 1,26,000। ये देखिए फिर से मैं आपको दिखा दूं 1,26,000 कैसे आया। होल्डर कैंसिल हो गया तो ये दोनों मिलाकर टू बैंक 1,26,000 डायरेक्ट डाला में, या और एक बार कहा जाएगा रिडेम्पशन पार्ट सी में लेस होता था, फॉर्मूला में देख लीजिए थोड़ा। ये देखिए पार्ट सी में रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड या लोन डिबेंचर होता है, एक ही बात है। पार्ट सी में लेस होता है 1,26,000 रुपया पार्ट सी में लेस होगा। तो चलिए पार्ट सी में जाके लेस करते हैं। लेस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 1,26,000। इसके अंदर प्रीमियम का भी अमाउंट है और प्रीमियम का पैसा लास्ट में जनरल रिजर्व से एडजस्ट होगा। देखिए ये जो जनरल एंट्री हमने डाला था अभी, ये जो जनरल एंट्री डाला था, प्रीमियम का पैसा किससे एडजस्ट होगा? जनरल रिजर्व से। तो चलिए इसका काम कर ही देते हैं एक संग। प्रीमियम का पैसा पता कहां से चलेगा? डिबेंचर अकाउंट को क्लोज कीजिए, पता चल जाएगा प्रीमियम का पैसा उतना ही आएगा, 6,000 का ही डिफरेंस आएगा। 1,26,000 और 2,80,000 को ऐड कीजिए, 4,06,000 आ रहा है। 4,06,000 क्रेडिट साइड में 4 लाख माइनस कर दिया मैंने, क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, यही है प्रीमियम का अमाउंट। ये जनरल रिजर्व से एडजस्ट होगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ये लिख दीजिए क्या चीज का पैसा है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का पैसा है, ये जनरल रिजर्व से एडजस्ट हो जाता है। इसका डबल एंट्री कहां जाएगा? इसका डबल एंट्री जाएगा जनरल रिजर्व वाला जो लेजर आप बनाए हैं उसका डेबिट में जाएगा। जनरल रिजर्व का लेजर एक बना है, देखिए उसमें लिखिए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 6,000 रुपया डालिए, 6,000 रुपीज। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना है 5%। प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट देखते हैं पहले। प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है कितना? ओपनिंग अमाउंट है 4 लाख, क्लोजिंग अमाउंट है 2,80,000। ये एकदम इसमें भी सेम था, डिबेंचर में भी सेम था, 4 लाख और 2,80,000, यानी 1,20,000 का रिडेम्पशन हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है। तो इसका भी जनरल एंट्री लगेगा। वर्किंग में आइए, वर्किंग का नाम दीजिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला जर्नल, अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं तो 2 कंपलसरी जर्नल डालना पड़ता है। एक हुआ होल्डर अकाउंट में जो पैसा आप ट्रांसफर कीजिएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना रिडीम कर रहे हैं? 4 लाख से 2,80,000 हो गया तो 1,20,000 रिडीम कर रहे हैं। ये ट्रांसफर एंट्री है, होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट 6,000 रुपया। अच्छा, इसमें लिख दीजिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लिख दीजिए इसमें ऑफ डिबेंचर, क्लियर रहेगा, दोनों का प्रीमियम अलग अलग है। 2 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, होल्डर आपसे पाएगा, कितना पाएगा? 1,26,000। ये हुआ होल्डर अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जो अमाउंट ड्यू है, जो अमाउंट वो लोग पाएगा, आप 1,20,000 रिडेम्पशन कर रहे हैं विथ 5% प्रीमियम। 1,20,000 का 5% 6,000 आता है। अब आ रहा है पेमेंट एंट्री, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। होल्डर को अब आप पेमेंट कर रहे हैं, होल्डर अकाउंट डेबिट 1,26,000 आप पेमेंट करिएगा। 2
बैंक अकाउंट, ये हुआ पेमेंट एंट्री, ये ऑलवेज आएगा, ये कंपलसरी जर्नल है। ट्रांसफर एंट्री पहला वाला, सेकेंड वाला पेमेंट एंट्री, ये डिबेंचर में भी हुआ था, देख लीजिए डिबेंचर में ये ट्रांसफर एंट्री, ये पेमेंट एंट्री ऑलवेज आएगा। अब आप ये जो फेस वैल्यू पेमेंट कीजिएगा 1,20,000, ये पेमेंट करने का दो रास्ता है, एक हुआ फ्रेश शेयर इशू करके, दूसरा हुआ अपना पुराना रिजर्व सरप्लस से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेश शेयर मेरा इशू हुआ था कि नहीं, ये इक्विटी शेयर का अमाउंट को देखकर पता चलेगा। ये देखिए इक्विटी शेयर ओपनिंग में था 12 लाख, क्लोजिंग में है 16 लाख, 4 लाख इंक्रीज कर रहा है, 4 लाख का डिफरेंस है। जब इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज करता है मतलब आपने इशू किया है, इसका मतलब आपने शेयर इशू किया था। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या ये पैसा डिबेंचर का रिडेम्पशन में हम काम में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। 4 लाख का शेयर आपने इशू किया था और ये 4 लाख 12 लाख से 16 लाख हो गया था। हालांकि आपको 1,20,000 रुपया चाहिए था प्रेफरेंस शेयर के लिए, आपको 1,20,000 का जरूरत था। ये देखिए फेस वैल्यू आपको चाहिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 चाहिए, आपने 4 लाख का शेयर इशू किया था। ठीक है, आपका फेस वैल्यू पूरा जुगाड़ हो गया। प्रीमियम का जो पैसा है वो दो जगह से जुगाड़ होता था, एक या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से जुगाड़ होता था या प्रॉफिट एंड लॉस से जुगाड़ होता था। इस सवाल में सिक्योरिटी प्रीमियम नाम का कोई आइटम रिजर्व सरप्लस में नहीं था, आप जाके चेक कर सकते हैं। रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम नाम का कोई आइटम नहीं है, तो पीएल से जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे डिबेंचर का जो प्रीमियम है हम लोग जनरल रिजर्व से लिए थे, जनरल रिजर्व से एडजस्ट किए थे, जनरल रिजर्व से ये पैसा हम लोग जुगाड़ किए थे। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर का जो पैसा है वो हम लोग पीएल से जुगाड़ करेंगे, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो उससे जुगाड़ करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस से जुगाड़ करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करेंगे। ये जो डिबेंचर के टाइम में देखिए जनरल रिजर्व से एडजस्ट किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 6,000 रुपया। अब ये सारे जर्नल को हम लोग डालेंगे। पहला बात है देखिए होल्डर कैंसिल हो गया, ये होल्डर कैंसिल हो गया है, ठीक है ना। ये प्रीमियम कैंसिल हो गया है। अच्छा, तो बच रहा है क्या? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1,20,000 और प्रीमियम का मुझे 6,000 रुपया देना पड़ेगा। वो 6,000 मैं पीएल से ले लूंगा, पीएल से एडजस्ट करूंगा। होल्डर कैंसिल टू बैंक, पेमेंट मैं कितना कर रहा हूं? 1,26,000 रुपया पेमेंट कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में चलिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिखिए टू बैंक अकाउंट, जैसे डिबेंचर में दिखाए थे 1,20,000 फेस वैल्यू प्लस 6,000 प्रीमियम का वैल्यू, उसी तरह से ये देखिए प्रीमियम का पैसा आपका 6,000 रुपया, ये पैसा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? आप डायरेक्ट यहां पर 1,20,000 दिखाइए और 6,000 डायरेक्ट आप पीएल में दिखा दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं, जैसा मर्जी। आप यहां डायरेक्ट चलिए, डायरेक्ट भी दिखा देते हैं। डायरेक्ट आप यहां पर 1,20,000 रुपया शो कीजिए। ये काम आप डिबेंचर में भी कर सकते हैं। डायरेक्ट वहां पर डिबेंचर में डायरेक्ट आप यहां पर 1,20,000 दिखा सकते हैं और 6,000 तब जनरल रिजर्व में शो कीजिएगा। यहां पर डायरेक्ट 1,20,000 रुपया 1,20,000 रुपया डायरेक्ट दिखाइए, रहने दीजिए। 1,20,000 रुपया डायरेक्ट दिखाइए। प्रेफरेंस शेयर में 1,20,000 डायरेक्ट दिखाइए और हम लोग क्या करेंगे? 6,000 का हम लोग प्रीमियम, ध्यान दीजिएगा 6,000 का जो प्रीमियम है, ये देखिए कहां गया जर्नल, हाँ 6,000 का जो प्रीमियम है, ये 6,000 का प्रीमियम डायरेक्ट किससे एडजस्ट करेंगे? पीएल से एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आने का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आने का मतलब होता है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ गया। पीएल का डेबिट में एडजस्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आने का मतलब है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ गया।
तो चलिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये डायरेक्ट कर सकते हैं, अलाउड है। ये डिबेंचर में भी कर सकते हैं, याद रखिए। हम फिर बता दें, डिबेंचर में अगर करते हैं कैसे करते हैं, यहाँ डायरेक्ट 1,20,000 लिखते हैं और 6,000 यहाँ नहीं लिखते, तो ये बैलेंस भी नहीं आता आपका 6,000, दोनों साइड मैच कर जाता 4,00,000 4,00,000। तो ये 6,000 कहाँ जाता, डायरेक्ट जनरल रिजर्व का डेबिट में आप डाल देते हैं। जनरल रिजर्व का लेजर खोले हैं, ये डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी इसके थ्रू दिखाना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। डायरेक्ट 1,20,000, दोनों साइड 4,00,000 का टोटल हो जाता, ये नहीं आता, और ये जनरल रिजर्व में डायरेक्ट बैठता, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 6,000। ऐसा कर सकते, ठीक। अब इक्विटी शेयर इशू हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अभी इसका डबल एंट्री डालना लेकिन बाकी है। ये जो हम लोग पेमेंट किए, ये जो रिडेम्पशन किए हम लोग 1,20,000 और 6,000 रुपया क्या चीज का दिए, प्रीमियम का टोटल, लेकिन हम लोग 1,26,000 रुपया दिए। फिर से देख लीजिए, या और एक बार कहां जाएगा, पार्ट सी में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पार्ट सी में लेस होता है। देख लीजिए, ये देखिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पार्ट सी में लेस होता है। चलिए पार्ट सी में चलिए, 1,26,000 रुपया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लेस होगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पार्ट सी में 1,26,000 रुपया। अब इक्विटी शेयर का जनरल एंट्री डालना है, ये वाला जनरल एंट्री। रिडेम्पशन का तो हो गया सारा, जनरल एंट्री बैठा दिए हम लोग। इक्विटी शेयर का जनरल एंट्री डालना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का लेजर खोले हैं, उसमें क्या डालिएगा, बाई बैंक। तो चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में बाई बैंक 4,00,000 रुपया डाल दीजिए। फ्रेश शेयर इशू हो रहा है 4,00,000 रुपया, और एक बार बैठेगा। इशू ऑफ शेयर्स पार्ट सी में ऐड होता था, ये देखिए पार्ट सी में ऐड होता है, एकदम ऊपर में देखिए इशू ऑफ शेयर पार्ट सी में ऐड होता है। तो पार्ट सी में चलिए, पार्ट सी में हम लोग को ऐड करना है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 4,00,000 रुपया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 4,00,000 रुपया। हो गया, ठीक। प्रेफरेंस शेयर का देखिए सारा काम हो गया, सारा पोस्टिंग कर लिए हम लोग, ये पोस्टिंग भी कर लिए, इक्विटी शेयर का भी पोस्टिंग कर लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में भी एडजस्ट कर दिए, प्रीमियम का पैसा सब कुछ हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी डाल दी, सारा चीज हो गया। अब देखिए डिबेंचर का सामने में एक परसेंटेज था, उसका इंटरेस्ट दे देते हैं वरना दिमाग से निकल जाएगा, 9%। हम पहले भी बोले थे कि बोले ना बोले डिबेंचर का इंटरेस्ट जरूर पेमेंट कीजिएगा, 4,00,000 का 9% हमेशा ओपनिंग अमाउंट पे पेमेंट कीजिएगा, 36,000 आएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट दो बार कहां आएगा, एक बार पार्ट सी में ये लेस होता है, देख लीजिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पार्ट सी में जाइए, ये लेस होगा, पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट पार्ट सी में लेस होगा, ये रहा। डिबेंचर इंटरेस्ट ब्रैकेट में दिखा लीजिए, 4,00,000 का 9% 36,000। और एक बार ये कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आता है, मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बन गया। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आता है इंटरेस्ट टू, ये जो है ना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, उसी के संग ही आ जाता है ये, टू लिख देता हूं मैं, छूट गया है यहां, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लोन, आप लोग भी नोट डाउन कर लेंगे, सब ये डेबिट में आता है। यानी ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बन गया, पार्ट ए में नेट प्रॉफिट के संग ऐड होगा। ये जाइए पार्ट ए में नेट प्रॉफिट के संग डिबेंचर इंटरेस्ट खर्च है, ये एक तरह का पैसा जा रहा है, डिबेंचर इंटरेस्ट 36,000 दिखा दीजिए। हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस जो था 4,00,000 उसी पे कैलकुलेट होगा, हमेशा डिबेंचर इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है, 4,00,000 का 9%। ठीक, अब आ जाइए 5 नंबर और लास्ट पॉइंट,
बोल क्या रहा था, कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट, कंपनी डिसाइड किया हम लोग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस शो करेंगे। वेयर एज बहरहाल प्रीवियसली द प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। पहले कंपनी का पॉलिसी था स्टॉक का कीमत 10% कम शो करता था, दैट मीन 90% शो करता था, ओरिजिनल प्राइस नहीं शो करता था। पहले मतलब कब का बात है, पास्ट ईयर का। द स्टॉक अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑन 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2011 ये मेरे लिए ओपनिंग है, देख लीजिए 31 मार्च 2011 ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक पहले कंपनी का था 2,16,000 जो कि 90% के बराबर था। कंपनी ओरिजिनल प्राइस शो नहीं किया था, यानी कंपनी 10% कम शो करके रखा था। तो वो 10% का अमाउंट कैसे पता चलेगा, यूनिटरी मेथड। 90% के बराबर है 2,16,000 रुपया, तो 10 के बराबर कितना होगा, अगर हम 10 बराबर निकाले तो कितना कम करके रखा है वो पता चल जाएगा। कैलकुलेट करके देखिए 24,000 शायद आ रहा है, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। हाँ 24,000 रुपया। अच्छा नेक्स्ट, द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012, अपना क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता रहा है। ये स्टॉक क्लोजिंग डेट में हमारा जो स्टॉक है यानी क्लोजिंग स्टॉक वो करेक्टली वैल्यू हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं किया है, मतलब उसमें 10% कम करके रखा है ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लास्ट ईयर कंपनी ये काम किया था, यानी ओपनिंग स्टॉक में ये काम हुआ था, 10% कम हो गया था, 24,000 रुपया कम हो गया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेचुरली हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। इसको सॉल्व करके मेरा 24,000 आ गया, स्टॉक 24,000 कम हो गया, एसेट कम हो गया, तो एसेट को बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग स्टॉक अकाउंट खोले हैं, स्टॉक का डेबिट साइड में जाइए, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, एसेट घट रहा है तो क्रेडिट होगा। 2 अंडरकास्टिंग एरर, अंडरकास्टिंग एरर इन ओपनिंग स्टॉक, अंडरकास्टिंग एरर इन ओपनिंग स्टॉक, ब्रैकेट में दिखा लीजिए आप, 2,16,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10, देखिए कितना आ रहा है, 24,000 रुपया आएगा, 24,000, 24,000 रुपया आएगा। 2,16,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10, 24,000 रुपया आएगा। 24,000 रुपया सही है अमाउंट। अच्छा, हर एडजस्टमेंट 2 बार बैठता है, नेचुरली ये भी मेरा 2 बार बैठेगा। अच्छा सोचिए, ओपनिंग स्टॉक आप कम करके रखे थे, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का कहां आता है, डेबिट साइड में आता है। फाइनल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो याद कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में आप ओपनिंग स्टॉक डालते थे। ये जो फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे यहां ओपनिंग स्टॉक आप डालते थे और यहां क्लोजिंग स्टॉक डालते थे। ये 24,000 कम कर दिया है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का डेबिट में आता था, इसका मतलब इसका नेचर क्या है, इसका नेचर हो गया एक्सपेंसेस, खर्च है ये। और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर होगा इनकम। डेबिट में जो आता है वो खर्च नेचर का होता है, क्रेडिट में जो आता है वो इनकम नेचर का होता है। तो आप ओपनिंग स्टॉक को खर्च सोचिए जरा देर के लिए, एक खर्च आप कम कर दिए थे। खर्च कम करने का मतलब क्या है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, खर्च कम कीजिएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी आपका प्रॉफिट 24,000 रुपया ज्यादा हो गया था। प्रॉफिट कहां आता है, पीएल का क्रेडिट साइड में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में आता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स में आ गया। ये देखिए ये पीएल का क्रेडिट में आता है, प्रॉफिट का साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड है, पीएल का क्रेडिट में आता है ये। तो जब भी ओपनिंग स्टॉक कम कर दिया, इसका मतलब खर्चा कम कर दिया, वो लोग खर्चा कम कर दिया, यानी खर्चा कम हो जाने का मतलब हुआ कि प्रॉफिट बढ़ गया। तो प्रॉफिट कहां आता है, पीएल का क्रेडिट में, और पीएल का क्रेडिट में आने का मतलब हो गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन हो गया। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन 24,000 रुपया पार्ट ए में लेस होता है। पार्ट ए में चलिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन पार्ट ए में लेस होगा। यहां लिखिए अंडरकास्टिंग एरर इन ओपनिंग स्टॉक। अगर ये ओवरकास्टिंग होता 24,000 रुपया, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवरकास्ट होता तब ये लेस ना होकर क्या होता, ऐड हो जाता, और स्टॉक अकाउंट का तब डेबिट में नहीं आता,
अदर करेंट एसेट का, यानी स्टॉक का डेबिट में नहीं आता, स्टॉक का क्रेडिट में आता। हम लोग ये काम अदर करेंट एसेट के संग क्यों कर रहे हैं, अभी शुरू में समझाए थे कि हम लोग मान लिए हैं कि करेंट एसेट के अंदर स्टॉक का पैसा घुसा, क्योंकि इन्वेंट्री का पैसा अलग से दिया नहीं है। अगर इन्वेंट्री का पैसा देता तो हम लोग इन्वेंट्री का लेजर खोलते, उसमें ये काम करते। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ओवरकास्ट हो जाता, मान लीजिए 10% ओवरकास्ट होता, तब ये 110 हो जाता, डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, ये डेबिट में नहीं आता, क्रेडिट में आता। और पार्ट ए में ये लेस होने के बजाय पार्ट ए में ये ऐड हो जाता। क्लोजिंग स्टॉक का सिमिलरली उल्टा सोच लीजिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडरकास्ट हो जाता, ओपनिंग स्टॉक अंडरकास्ट डेबिट में आया, तो क्लोजिंग स्टॉक अंडरकास्ट होता तो कहां आता, क्रेडिट में आता। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडरकास्ट होता तो क्रेडिट में आता। उल्टा सोचिए, एकदम उल्टा। पार्ट ए में ओपनिंग स्टॉक का अंडरकास्ट क्या किए थे आप, लेस किए थे ना, तो क्लोजिंग स्टॉक का अंडरकास्ट होता तो क्या होता, ऐड हो जाता। यानी ओपनिंग स्टॉक में आप जैसा काम कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक में वो उल्टा हो रहा है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट होता, क्लोजिंग स्टॉक अंडरकास्ट क्रेडिट में आता, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट कहां आता, डेबिट में आता। क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट होता तो डेबिट में आता। और पार्ट ए में अंडरकास्ट क्या हुआ था, ऐड, क्लोजिंग स्टॉक का अंडरकास्ट ऐड हुआ था, तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवरकास्ट क्या होता, लेस हो जाता। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी दे सकता है, उसको समझ के कीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक में जो कीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक में उसका रिवर्स एंट्री कीजिएगा। ऐड होता है तो लेस कीजिएगा, लेस होता है तो ऐड कीजिएगा, डेबिट होता है तो क्रेडिट कीजिएगा, क्रेडिट होता है तो डेबिट कीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक को दिमाग में बैठाइए, क्लोजिंग स्टॉक उसका उल्टा होगा, ऐसा सोचिए। सारा एडजस्टमेंट हम लोग का हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके लेजर सब क्लोज करेंगे, उसके बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल बोथ साइड 16 लाख मैच कर दीजिए, इसका और कहीं पोस्ट करने का जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोथ साइड 4 लाख रुपया मैच कर दीजिए। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व बोथ साइड मैच हो गया है। जनरल रिजर्व को क्लोज कीजिए। डेबिट का टोटल बड़ा है 8,06,000, 8,06,000 रुपया। क्रेडिट का पैसा माइनस करना है, माइनस करके आ रहा है 1,26,000। लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि रिजर्व का पैसा पीएल में ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर होगा पीएल में, पीएल का डेबिट में जाएगा। पीएल का डेबिट में जाने का मतलब है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ गया, यानी पार्ट ए में ये ऐड हो जाएगा। ये देखिए, एक बार दिखा दूं, रिजर्व का पैसा पीएल का डेबिट में आता है। ये देखिए, रिजर्व का पैसा पीएल का डेबिट में आता है, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में ये ऐड हो जाएगा। ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व 1,26,000। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व भी क्लोज हो गया। प्रोपोज डिविडेंड रूल है, ओपनिंग अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, 1,20,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब आप 1,20,000, कुछ नहीं बोला, मतलब ओपनिंग अमाउंट पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने जाइएगा। इसमें से आप 16,000 रुपया पेमेंट नहीं किए हैं, 16,000 माइनस करके पेमेंट कीजिएगा। 1,20,000 में से 16,000 माइनस, यानी आप पेमेंट कर रहे हैं 1,04,000, 1,04,000। या और एक बार कहां बैठेगा, लास्ट वीडियो में है, ये गलती से मैंने पार्ट ए में डाल दिया था, ये पार्ट सी में लेस होता है, देख लीजिए, पार्ट सी में ये लेस होता है, ये रहा, पार्ट सी में ये लेस होता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब पार्ट सी में लेस होता है। पार्ट सी में चलिए, पार्ट सी में लेस कीजिएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 1,04,000 रुपया, 1,04,000 रुपया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 1,04,000 रुपया। अब इसको क्लोज कीजिए। डेबिट का टोटल $2,64,000 दोनों साइड। क्रेडिट का माइनस कीजिएगा 1,20,000,
तो माइनस करके आएगा 1,44,000। ये जो आया बाई कहाँ जाएगा? प्रपोज डिविडेंड का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर पहले भी हम लोग किए हैं, एक बार दिखा दूंगा फिर भी मैं। पीएल का डेबिट में, ये देखिए पीएल का डेबिट में प्रपोज डिविडेंड पीएल का डेबिट में यानी पार्ट ए में ये ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग में आ गया ना ये प्रपोज डिविडेंड। अमाउंट देख लीजिए, प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट 1,44,000 रुपीज। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा लेजर है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रपोज डिविडेंड के जैसा ओपनिंग अमाउंट पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट, ओपनिंग अमाउंट आप पेमेंट कीजिए 3,60,000। और एक बार कहा जाता है ये पार्ट ए में, ये कैश जनरेटेड के बाद लेस होता है। ये क्या है? ये टैक्स पेमेंट हो रहा है, टैक्स पेड लिख दीजिए, याद रहेगा टैक्स पेड। तो चलिए पार्ट ए में कैश जनरेटेड के बाद ये लेस होता है, कितना था अमाउंट? 3,60,000 रुपीज कैश जनरेटेड के बाद ये लेस होता है, मिडिल कॉलम में डालिए। क्लोजिंग अमाउंट क्या होगा? क्लोजिंग अमाउंट पीएल में ट्रांसफर होगा। डेबिट का टोटल कीजिए, 7 लाख रुपया टोटल आ रहा है। क्रेडिट में माइनस करके देखिए, वही 3,40,000 ये क्लोजिंग अमाउंट आएगा। क्लोजिंग अमाउंट हमेशा पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, 3,40,000 आएगा, ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हुआ करेंट ईयर का प्रोविजन, बैलेंस ट्रांसफर करेंट ईयर का प्रोविजन है ये कहां जाएगा? 3,40,000 ये जाएगा पीएल का डेबिट में। पीएल का डेबिट में जाने का मतलब है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बन गया। ये देखिए ये पीएल का डेबिट में जाता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ गया। नेक्स्ट, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्लोज हो गया। चलिए फिक्स्ड एसेट का लेजर को क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड बड़ा है, देख के लग रहा है 40 लाख आ रहा है क्रेडिट का टोटल, 40 लाख माइनस करके 8 लाख आया। डेबिट में आने का मतलब है परचेज हुआ है, टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर परचेज। और एक बार कहां आता है? पार्ट बी में लेस होता है। ये देखिए पार्ट बी में लेस होता है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट पार्ट बी में लेस होता है। तो चलिए पार्ट बी में लेस होगा, लेस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 8 लाख रुपीज। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन को क्लोज कीजिए। डेबिट का टोटल 11,60,000 प्लस 80 12,40,000 डेबिट का टोटल। क्रेडिट का भी टोटल 12,40,000 मैच कर गया, दोनों साइड मैच। अदर करेंट एसेट देखिए डेबिट में अगर बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड बड़ा हो रहा है, देखिए 13,10,000 से माइनस कीजिए, ये साइड बड़ा हो रहा है 13,10,000 हाँ, माइनस कीजिए 11,10,000 और माइनस कीजिए 24,000। आंसर डेबिट में आ रहा है। डेबिट में आया मतलब इंक्रीज इन स्टॉक, और क्रेडिट में आया मतलब डिक्रीज इन स्टॉक। तो डेबिट में आया है
डेबिट में आने का मतलब क्या है, इंक्रीज हो रहा है, टू इंक्रीज ऑफ अदर करेंट एसेट, करेंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए, बैलेंसिंग फिगर अदर करेंट का एसेट का इंक्रीज हो रहा है 1,76,000। क्रेडिट में आता है तो डिक्रीज। अच्छा, इंक्रीज इन करेंट एसेट पार्ट ए में लेस होता है, ये देखिए फॉर्मूला देखिए, ये देखिए इंक्रीज इन करेंट एसेट पार्ट ए में लेस होता है। तो पार्ट ए में चलिए, इंक्रीज इन अदर करेंट एसेट 1,76,000। क्रेडिट में आता तो डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन अदर करेंट एसेट, डिक्रीज इन अदर करेंट एसेट कहां चला जाता, ये पार्ट ए में ऐड हो जाता। नेक्स्ट, डिवेंचर दो साइड मैच हो गया है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का डेबिट का टोटल बड़ा है 4,40,000, क्रेडिट का माइनस कीजिए, क्रेडिट में आया तो सेल, डेबिट में आया तो परचेस, क्रेडिट में आ रहा है बाई बैंक अकाउंट सोल्ड, बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए, माइनस कर लीजिए, देखिए 80,000 आएगा, 80,000 आ रहा है ना, 4,40,000 माइनस 3,20,000 नहीं 1,20,000 आ रहा है, 1,20,000 में सेल हुआ है, अभी मिस्टेक हो जाता फिर मैच नहीं करता, 1,20,000 में सेल हुआ है, 1,20,000 रुपया सेल हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का सेल पार्ट बी में ऐड होता है, देख लीजिए फॉर्मूला में, ये देखिए पार्ट बी में ऐड होता है, सेल ऑफ सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट पार्ट बी में ऐड होता है। पार्ट बी में आ जाइए, पार्ट बी में ऐड होगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,000, ठीक। सारा लेजर क्लोज हो गया है, अब कोई लेजर खुला नहीं है, देख सकते हैं आप, सब लेजर क्लोज। अब एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं। पहले डेबिट का, पहले ये ऐड का सारा आइटम जोड़ के बाहर लेते हैं, 40,000, 20,000, 60,000, 60,000 और 3,20,000, 3,80,000, 3,80,000, 3,86,000, 3,86,000 प्लस 36,000 प्लस 36,000 प्लस 1,26,000, हाँ प्लस 1,44,000 प्लस 3,40,000, कितना आया 10,32,000, 10,32,000 ऐड कर दीजिए इसके संग 60,000, 10,92,000 ऐड करके नीचे उतारिए। एक बार चेक कर ले आंसर सही चल रहा है कि नहीं। सही है, एकदम सही है, करेक्ट है। चलिए ऐड करके नीचे आ गया। अब माइनस का एक आइटम है 24,000 रुपया, बाहर लीजिए, 24,000 रुपया माइनस कीजिए, इसमें से 10,68,000 आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 10,68,000, 10,68,000, ठीक है। 10,68,000 इंक्रीज इन करेंट एसेट 40,000 रुपया, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट। अच्छा, यहाँ ट्रेड पेबल का अमाउंट है 40,000 रुपया ऐड होगा, 40,000 रुपया बाहर लीजिए, ऐड कर दीजिए इसमें 40,000 रुपया, 11,08,000 आएगा ऐड करके, माइनस में 1,76,000 ये भी बाहर लीजिए, 1,76,000 माइनस कीजिए, 1,76,000, 9,32,000 आएगा। ये आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, 9,32,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। वहां से आप लेस कीजिए टैक्स पेड का अमाउंट, अब आप आउटर कॉलम में निकालिएगा। फाइनली आपका 5,72,000 ये पार्ट ए का यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फाइनल आंसर, नेट
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,72,000, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,72,000। पार्ट बी, एट का दो आइटम 2,20,000, माइनस का एक ही आइटम 8 लाख। आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। 8 लाख से 2,20,000 माइनस कीजिए, 5,80,000 नेगेटिव बैलेंस। पार्ट बी का फाइनल आंसर नेगेटिव अमाउंट। पार्ट बी कंप्लीट। ऐड का दो आइटम 2,20,000 माइनस का एक ही आइटम 8 लाख। 2,20,000 से 8 लाख माइनस कीजिए, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट पार्ट सी, ऐड का एक ही आइटम 4 लाख माइनस का 4 आइटम, $1,26,000, ठीक है, 36,000, 1,04,000, 3,92,000। 4 लाख से माइनस कर दीजिए, 8,000 रुपया आएगा। पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 8,000, 8,000 रुपीज। ये पॉजिटिव बैलेंस आया 8,000। पार्ट ए का पॉजिटिव था 5,72,000। पार्ट बी का नेगेटिव माइनस होगा 5,80,000। पार्ट सी का 8,000 ऐड होगा तो आ गया यहां नील, यानी नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नील। ओपनिंग कैश और बैंक का पैसा मैं बोला था छोड़ के रखिए, लास्ट में डालेंगे। ये देखिए 10,000 है ओपनिंग, क्लोजिंग भी है 10,000। जीरो के संग अगर आप 10,000 रुपया ऐड कीजिएगा ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, तो क्लोजिंग आएगा 10,000, मैच कर गया। तो ये एक मास्टर प्रॉब्लम है, बहुत सारा एडजस्टमेंट आप इसमें सीखें। ये मस्ट प्रैक्टिस सम्स है, आप जरूर एग्जाम से पहले कम से कम 2 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करके जाइए। गुड डे एवरीबॉडी, फिर अगला क्लास में मिलते हैं।